इसी में समा जाएंगी। ये हर चीज को अपनी ओर खींच रहा है, इसे ब्लैक होल कहा जाता है। इसके सारी तरफ इतना कि इसके अंदर तो प्रकाश भी नहीं दिखाई दे रहा, ये है ब्लैक होल। और न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, ये मैंने कल आपको बोला, एक तारा जो घूमते हुए न्यूट्रॉन की तरंगों को छोड़ता है उसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। कल हमने यहां तक बात की थी, जो छात्र कल्पना में थोड़े से कमजोर हैं उनकी कल्पना बढ़ाने के लिए मैंने कहा ये चित्र भी ले चलूं। ठीक है, तो यहां तक हम कल आए थे, आपके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा, उनके पास शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। वास्तव में न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड के सबसे मजबूत चुंबक होते हैं, इनमें एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब फिर हम क्या बात करें, फिजिक्स की बात करें, हम तो भूगोल के छात्र हैं ना, तो हमें तो बहुत ही सरल सी चीज पता करनी थी। और वो सरल सी चीज क्या थी कि तारे का भविष्य क्या होता है, ये हमने शुरू किया। तारा कहां से शुरू होता है, तारा शुरू होता है नेबुला से। नेबुला यानी कि निहारिका। ठीक है, यहां तक हमने पिछली क्लास का रिकैप किया। ये पिछली क्लास का रिकैप है, और ये देखते हुए कि क्लास के प्रारंभ में छात्र जो है ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिनका विषय से कम और गूगल से ज्यादा लेना देना, इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो अगली क्लास से हम स्टार्टिंग में कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे ताकि हम विषय पर आए और हमारा समय भी बचे। ठीक है, छठी क्लास का बच्चा पीएचडी बात करता हुआ ठीक नहीं लगता है कि सर तारे का गुरुत्वाकर्षण कितना होगा, अभी बताइए, कैसे बताइए। अरे भाई, तारे का अलग अलग आकार होता है, गुरुत्वाकर्षण उस पर डिपेंड करता है और दूरी पर भी डिपेंड करता है, उसके बिना थोड़ी आएगा, आएगा कि नहीं, है ना। एक सवाल बार बार पूछते रहते हैं, सर ब्रह्मांड ब्रह्मांड कितने सेकंड में बना, कितने सेकंड में बना। भाई, सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में बना, बहुत ही ज्यादा छोटे हिस्से में बना होगा। अब उसको क्या करना है, क्यों करना है, ये हमको कोई खास जरूरत लगती नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम क्या करें, ग्रह बनाते हैं, प्लैनेट या सूर्य हमारा तारा। ठीक है, और इसमें हमारे ग्रह की बात हम कर रहे हैं, ग्रह का मतलब पृथ्वी ग्रह। तो ये ग्रह कैसे बने, ये ग्रह कैसे बने, तो इनके कुछ सिद्धांत हैं, इनके कुछ सिद्धांत हैं। तो जो छात्र सिद्धांत पे नोट लिखना चाहते हैं उनके लिए हमने कुछ रखा है, देखें जरा। नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है, यहीं पर रखते हैं। हाँ जी, ठीक है। ग्रह, सभी लोग लिखेंगे सौर मंडल की उत्पत्ति, सौर मंडल की उत्पत्ति को समझाने हेतु अनेक सिद्धांत दिए गए। सौर मंडल की उत्पत्ति समझाने हेतु अनेक सिद्धांत दिए गए। इनमें इनमें अभी मैं वो सब की सूची नहीं बनवा रहा हूं। कांत व लाप्लेस द्वारा प्रदत्त या प्रतिपादित निहारिका सिद्धांत प्रमुख है। इसको लिखते जाएंगे, निहारिका सिद्धांत प्रमुख है।
निहारिका सिद्धांत को अंग्रेजी में बच्चों नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं। अब मैं आपको नेबुलर हाइपोथेसिस बताऊंगा। इससे तारा भी बनेगा और इसके बाद इससे तारा भी बनेगा और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम ग्रह भी बनाएंगे। डन। निहारिका मॉडल, निहारिका क्या होता है? नेबुला लिखेंगे, नेबुला या निहारिका। खगोलीय धूल का संकुचित होता पिंड क्या कहलाता है? निहारिका कहलाता है। ठीक है, श्रिंकिंग मास ऑफ गैलेक्टिक डस्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंतरिक्ष में बहुत से धूल कण होते हैं। जब मैं अंतरिक्ष धूल की बात करता हूं, खगोलीय धूल या अंतरिक्ष की धूल, अंतरिक्ष की धूल जो है, अंतरिक्ष की धूल, ये यूं मत समझिए कि आपकी धूल और मिट्टी है। ये यूं समझिए कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है। ये यहां पर हाइड्रोजन गैस के कण है। तो हमने देखा ब्रह्मांड में क्या है, अधिकांशतः तो हाइड्रोजन है। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है कि अपने गुरुत्व के कारण कभी कभी किसी एक केंद्र में ये सारे कण जो है केंद्र की तरफ आना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, संकेंद्रित डेंस क्लस्टर हो गया। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये बच्चों, ये जो क्षेत्र है जिसमें ये बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? नेब्यूला या निहारिका। बना लीजिए, बना लीजिए, सुनते मत रहिए नहीं तो अजीब अजीब से सवाल पूछेंगे। निहारिका। हम बात कर रहे हैं उस सिद्धांत की जिस सिद्धांत से सूर्य की उत्पत्ति और ग्रहों की उत्पत्ति देखी जाती है। तो ये जो है, ये क्या है? अंतरिक्ष के धूलकण, अंतरिक्ष के धूल कण, इनका क्या हो रहा है, ये क्या हो रहे हैं? संकुचित हो रहे हैं, संकुचित हो रहे हैं। किस वजह से? गुरुत्व बल, गुरुत्व बल इनको क्या कर रहा है? अपने पास खींच रहा है। गुरुत्व बल से ये संकेंद्रित हो रहे हैं। और गुरुत्व बल किस पे डिपेंड करता है? दूरी और द्रव्यमान पे। तो जो केंद्र के पास है वो तेजी से खींच रहे हैं, जो दूर है वो धीरे धीरे खींच रहे हैं। तो पहला चरण ए क्या है? ए जो चरण है, मैं क्या बात कर रहा हूं, जो लोगों को शीर्षक नहीं मिल रहा है, मैं आपको निहारिका परिकल्पना दे रहा हूं, सिद्धांत दे रहा हूं। निहारिका परिकल्पना। अंतरिक्ष के धूलकण क्या होने लगते हैं? संकुचित होने लगते हैं। किस बल के कारण? गुरुत्व बल के कारण। तो ये पहली बात। दूसरी बात, जब ये संकुचित होंगे तो इनमें एक तो घनत्व बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कणों का घनत्व बढ़ेगा। घनत्व बढ़ेगा तो ये आपस में टकराएंगे, इनका टकराव होगा, टकराव होगा, आपस में टकराएंगे एक दूसरे से। टकराने से क्या होगा? टकराने से
घर्षण होगा और विखंडन होगा। ये टूट भी रहे हैं, घर्षण है, विखंडन है। उससे क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। इससे क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। जैसे यूं समझिए कि एक कमरे में 10 लोग हो सकते हैं, मैंने जबरदस्ती 100 लोग ठूंस दिए तो सब चिपट जाएंगे। 1000 लोग ठूसे तो गर्मी भी हो रही, घर्षण भी हो रहा है, ये हो रहा है। और एक तापमान ऐसा आएगा, एक तापमान ऐसा आएगा, अत्यधिक तापमान अगर हुआ तो यहां पर क्या शुरू होगा? संलयन शुरू हो जाएगा। एक सीमा से अधिक तापमान होने पर, एक सीमा से अधिक तापमान होने पर निहारिका के केंद्र में, लिखवा भी रहा हूं, केंद्र में संलयन प्रारंभ होगा। इसे कहा जाता है तारे का जन्म। तारा इसी से जन्मित होता है कि नहीं होता? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू हीलियम। समझ में आया? तो निहारिका सिद्धांत ये कहता है कि जहां आज हमारा तारा सूर्य है, वहां पहले पहले क्या हुआ करता था? गैसीय पुंज हुआ करता था। पिंड कह सकते हैं, नहीं तो पुंज भी कह सकते हैं। गैसीय पुंज होता है और वो जो है सिकुड़ने लगता है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा, टकराएगा, तापमान बढ़ेगा। एक तापमान के ऊपर नाभिकीय संलयन शुरू हो जाएगा, नाभिकीय संलयन शुरू हो जाएगा और उससे क्या होगा? उससे तारे का जन्म होगा। ये लैपलेस और कांट का सिद्धांत ये कहता है। डन। तो हमारा तारा कैसे बना? कितने लोगों को समझ में आ गया? सूर्य जहां बना उससे पहले क्या था? पहले ये था। अजय कह रहे हैं सर तारे में विस्फोट कैसे होता है, एक बार और बता दो सर, अच्छे से समझ में नहीं आया। ऐसे होता है जी, यही इसे ही विस्फोट कहते हैं। कि जो है, पिछली क्लास में भी किसी ने कहा था, पिछली क्लास में भी किसी ने कहा था तारे में विस्फोट तो पटाखा नहीं होता है, पटाखा नहीं होता है। ये जो प्रक्रिया है संलयन का शुरू होना, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन का शुरू होना, न्यूक्लियर फ्यूजन का शुरू होना मतलब तारा बन गया और सारी ऊष्मा दे देगा। डन, तारा बन गया। तारा बन गया। इस तारे को बनता देखना चाहेंगे तो आइए इसको बनता भी देख लेते हैं। इस पे अभी आएंगे थोड़ी देर में। ये हमारा कौन सा तारा है? केंद्र में क्या है? सूर्य है। इससे पहले क्या था? धूल थी। इससे पहले धूल थी। ठीक है। एक नाम है इनका मोहम्मद शाहिद अफरीदी। नाभिकीय विखंडन से हाइड्रोजन हीलियम बना या संलयन से? तो अब रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, सभी लोगों से, अगर मैं शाहिद की बात करूंगा तो फिर क्लास आगे कैसे बनेगी? अभी क्लास को ना एकदम रोक देते हैं। बीच में न्यूट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्कूल में पढ़ा था बच्चों, छठी क्लास में, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? नाभिक, नाभिक या न्यूक्लियस।
और ये क्या है, ये एटम है। एटम की जो संरचना है, केंद्र में होता है न्यूक्लियस, और ये जो है कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में कौन होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब सोचो ये क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे छठी क्लास के बच्चे हैं, अगर आप क्लास खोल दो तो ये छठी क्लास के बच्चे छठी में कह रहे हैं आईएएस बनूंगा। तो रिक्वेस्ट है, अगर आप छठी क्लास के बच्चे हो और आपको आईएएस बनना है, अच्छी बात है, सवाल मत पूछिए थोड़ी देर, क्योंकि अभी तो आपने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं पढ़नी, आप सुन लीजिए, ठीक है। अगर ये नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वाला, अगर तो ये टूट जाता है तो उस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। तो अगर ये टूटकर दो छोटे छोटे बन गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उसे विखंडन कहते हैं। लेकिन जब दो छोटे छोटे मिलकर, इनके भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों मिलकर अगर एक बड़ा वो बना लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे छोटा हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहा है, बड़ा हीलियम। तो इसको हमने कहा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। अब ये जो शाहिद साहब हैं, इनका सवाल ये है कि सर तारे के अंदर क्या होता है, विखंडन होता है या संलयन होता है। तो पहले तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, एक बात बताइए, ये छात्र क्लास के अलावा कुछ और नहीं पढ़ता, ये आपको समझ में आ गया। जब आपके शिक्षक बड़े अच्छे से बता चुके हैं दो छोटी चीजों के जुड़ने की प्रक्रिया को संलयन कहते हैं, हमने तो विखंडन की कहीं कोई बात नहीं की, ये क्यों ला रहे हैं जबरदस्ती। और अगर ला रहे हैं तो क्या गूगल में डालेंगे तो विखंडन से पता नहीं चल जाएगा। एक बड़े बड़े नाभिक के टूटने से जो छोटे छोटे नाभिक बनते हैं उसे विखंडन कहते हैं। ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है। जो आपने नाभिकीय ऊर्जा सुनी है, भारत में आपने सुना होगा नरोरा में, रावत भाटा में, ककरापार में, कूडनकुलम में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नाभिकीय ऊष्मा केंद्र है, हमारे पास ऊर्जा स्रोत है। वहां पर फिजन होता है, यहां पर संलयन होता है। तो तारे में क्या होता है, संलयन होता है। अब ये तो भूगोल नहीं है, लेकिन क्लास में हम कहां चले गए, हम चले गए छठी क्लास, 6th क्लास। क्यों, क्योंकि शाहिद के पास बटन था, उन्होंने दबा दिया, गल्लो मास्टर जी जमूरा, चलो तमाशा हो जाए, जरा हमको विखंडन और जरा संयोजन का मतलब बता दिया जाए, मास्टर जी मजा आ जाएगा। मजा यूट्यूब पर, समय आपके हिसाब से। रिक्वेस्ट है पढ़ने में सीरियस हो जाइए। पूछ रहा है सर फाउंडेशन कब तक चलेगा, जब तक आप सीरियस नहीं होते। किताब खोलिए, छठी क्लास किताब खोलिए, शब्द और अर्थ आएंगे तो गूगल करिए, ये आदत डालिए। सर आंसर कब लिखेंगे, सर ये कब करेंगे, बंद करिए। वापस आए, तारा ऐसे बना, तारा कैसे बना, ये छोटे छोटे कण आए, तापमान बढ़ा। और आपको ये भी बता दूं, ये आसान होता है, विखंडन आसान है भाई, ये अत्यधिक कठिन होता है, अत्यधिक कठिन, ये असंभव है। जब तक कि तापमान बहुत ज्यादा ना हो जाए तभी जाके हाइड्रोजन से हीलियम बनेगा। तो हमें क्या लगा, अरबों वर्ष की टक्कर लगी, तापमान बढ़ा बढ़ा बढ़ा, एक बिंदु ऐसा आया कि तापमान बढ़ा और क्या बन गया, आपका तारा बन गया। ठीक है, तो इस तरह बना हमारा सूर्य तारा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां बहुत से छात्र ऐसे हैं जो YouTube पे या अन्य शिक्षकों से सब कुछ पढ़ चुके हैं। इनको आनंद आता है कि मास्टर जी एक बार फिर, वंस मोर। अबे सिनेमा थोड़ी चल रहा है, वंस मोर। अब आपके पास आ जाना चाहिए कि क्लास में आपको समझ, इधर मैं बताता हूं यार क्या होता है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन खूब सारा फैला हुआ है,
कुछ ऐसे केंद्रों में वो केंद्रित होने लगता है, वो हाइड्रोजन के पुंज बन जाते हैं, आपस में टकराने से तापमान बढ़ता है। अगर तापमान बहुत ज्यादा हो जाए एक सीमा के परे, संलयन नाम की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। एक होती है रासायनिक प्रक्रिया, कल भी बताया था आज भी बता रहा हूं। रासायनिक प्रक्रिया में पानी में डालिए नमक तो H2 और NaCl मिल गया, वो सिंपल है। ये नाभिकीय प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रियाओं में कौन जुड़ता है? ये रासायनिक प्रक्रियाओं में लग जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन लगता है रासायनिक प्रक्रिया में। लेकिन ये वाली प्रक्रिया, नाभिक वाली प्रक्रिया बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, और ये कब होगी? जब ये हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों से फिर से कहना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आपने स्कूल में कुछ ध्यान दिया या नहीं दिया। ये मुझे दिखाता है कि स्कूल में कोई खास पढ़ नहीं रहे थे आप में से बहुत से छात्र ये भी कहते हैं सर स्कूल वाले मास्टर जी अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे सर, उनकी जिम्मेदारी है। आसान है दूसरे पे बिल फाड़ना भाई। मैं क्यों मानूं कि स्कूल के मास्टर जी गड़बड़ थे? मैं क्यों ना मानूं कि भाई ये तो 10वीं के बच्चे तो बता दिया जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, संलयन क्या होता है, विखंडन क्या। तारों में क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है। मनुष्य अभी संलयन में बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए हैं। अभी जो हमारा बम होता है ना, एटम बम जो जापान पे गिराया था, कौन सा बम गिरा था? वो फिजन वाला बम गिरा था। ये अभी भी चुनौती है। ठीक है, तो क्या बन गया भाई? बन गया तारा। किससे बना? नेबुला से। तो श्रीमान कांट और लैपलेस का क्या कहना था? निहारिका सिद्धांत के अनुसार, निहारिका सिद्धांत जहां पे लिखा है वहां लिख सकते हैं तारों का जन्म निहारिका के केंद्र में होता है। तारों में निहारिका का 99.9% द्रव्यमान होता है। ये भी अभी बताता हूं, सब बताऊंगा, जो लिखवा रहा हूं सब बताऊंगा। फिर से कह रहा हूं, चैट इसलिए ऑन करता हूं कि समझ आता है नहीं आता। अब आप कहो सर ये अनेक सिद्धांत हैं, तो सर सारे सिद्धांतों के जरा नोट्स लिखवाइए तब हमको समझ आएगा। अभी जरूरत नहीं, पहले समझ तो लो दुनिया कैसे बनी, कैसे बनी, सिंपल इतनी सी बात। अब यहाँ पे द्रव्यमान है, ये थोड़ा टेक्निकल है, अभी समझाने वाला हूं, सब समझाऊंगा। और इच्छा क्या है? ग्रह कैसे बना, बनाना क्या है? ग्रह बनाना है। तारा तो बन गया, नेबुलर सिद्धांत से बन गया। तो कहीं भी कोई तारा, उससे पहले क्या था? उससे पहले नेबुला था। नेबुला से क्या बना? तारा बना। तारे के अंदर क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस में बदल रहा है? हीलियम में। जब जब हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाएगा तो तारे की आयु, ये नेबुला, नेबुला से तारा बना, तारे में हाइड्रोजन हीलियम खत्म, तो ये होगा और ये तारे बन जाएंगे। ये हमने अभी तक की बात की है। ग्रह बनाए, ग्रह बनाते हैं, प्लैनेट्स बनाएंगे अब। प्लैनेट, ग्रह। तो ये हमारा कौन है? ये हमारे सूर्यदेव हैं, है ना? ये हमारे सूर्यदेव। सूर्यदेव का ये फूला हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा? बल्ज कहलाएगा, बल्ज। सूर्यदेव की परिक्रमा कर रहे हैं कुछ ग्रह। ये ग्रह बुध ग्रह, फिर कौन सा? शुक्र ग्रह, फिर कौन सा? पृथ्वी ग्रह, फिर कौन सा? मंगल ग्रह। फिर एक पेटी आ जाती है ना? इस पेटी को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ना करके क्षुद्र ग्रह। उसके बाद कौन आता? अरे बड़ा वाला आता है हाथी, बृहस्पति। फिर कौन आता है? शनिदेव आ गए। फिर अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। बना लीजिए जरा जल्दी से, देखें कितने लोगों को याद है। ये सब याद है? स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
अरुण, वरुण, नेपट्यून, यूरेनस, यूरेनस, नेपट्यून, सैटर्न, जुपिटर, एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट, इसको कहते हैं मर्क्यूरी, इसको कहते हैं वीनस, हमारी प्यारी पृथ्वी, और ये हमारा मंगल ग्रह मार्स। अब आपको आदत है पीपीटी में कोई शिक्षक या कोई यूट्यूबर आपको दिखाता है, आप कहते हैं हाँ हमको समझ आया, मैं उसमें नहीं हूं, आप बनाएंगे बनाएंगे और फिर इसी पर हम प्रश्न करेंगे भी। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप मुझे सुने और ताली बनाएं। ताली बजाने में कौन होगा? मैं हीरो बनूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं हीरो बनूं, मेरा छात्र जीरो। मुझे चाहिए मेरा छात्र हीरो बनना चाहिए। उसके लिए कलम उठाइए, जल्दी से बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए और लिखिएगा प्लेनेट डन। प्लेनेट डन लिखेंगे। एकदम समझ में आएगा सब कुछ। प्लेनेट डन लिखेंगे ताकि मुझे पता है कि मेरी क्लास साथ साथ चल रही। अब मैं इनको बनाना भी सिखाऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा। सबको आ जाएगा प्लेनेट कैसे बना, सबको आएगा प्लेनेट कैसे बना। प्लेनेट डन लिखना है बस, ठीक है? वो मुझ पे छोड़ दीजिए, सारी चीजें जोड़ दूंगा, इतना विश्वास रखिए। बन गया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। मेरे लिए इतना काफी, आपने कंफर्म कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि ये बने कैसे, ग्रह कैसे बने। कुछ छात्र इसे जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं मान के चलता हूं बहुत समझदार छात्र बैठे हैं, और कुछ नहीं जानते होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो स्क्रीन पर है ये नहीं थे पहले, इनकी जगह पे कुछ और था ब्रह्मांड में? क्या था? तो जिन छात्रों को एकदम दिमाग में सर इनकी जगह पे निहारिका थी, तो आपने बिल्कुल सही सोचा कि इनकी जगह पे यहां पर क्या था? धूल के कण थे। धूल के कण निहारिका से क्या बने? निहारिका पहले क्या थी? निहारिका यानी नेबुला, जो गैसीय पुंज था, उससे बना तारा, और तारामंडल या तारा के साथ का, तारे के साथ के ग्रह और बाकी चीजें, सब कुछ सब कुछ। ये कैसे हुआ इसे देखते हैं, ये कैसे हुआ इसे देखते हैं। तो कहानी यहां से शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा का पूरा समझाने वाला हूं। पहले तारा बनाते हैं। तो तारा कैसे बना? तारा बना निहारिका के 99.9% द्रव्यमान के संकुचन प्लस संलयन। ऐसे ही लिख दीजिए इसके ऊपर। 99.9% कहां चला गया? 99.9% तारे में चला गया, और 0.1%, कितना? 0.1% यहां पर, 99.9 वहां चला गया। वहां पर क्या हो रहा है? संलयन चल रहा है। वहां पर बहुत बड़ी प्रक्रिया चल रही है बच्चों, संलयन। अब यहां बहुत सारे छात्र हैं जिनके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अरे तारे में 99.9 और ये 0.1, मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। सचिन सर क्या बता रहे? चैट ऑन कर दिया मैंने, फिर से कह रहा हूं, फिर से बताना चाह रहा हूं, क्या आपको गड़बड़ नहीं लग रहा है? अगर आपको गलत लग रहा है तो आप लिख दीजिए रॉन्ग। फिर 99.9 इधर चला गया, तो इतना सारा है तो बहुत सारा है, सभी लोग लिख देंगे। अगर आपको एक कंफ्यूजन जो मेरे दिमाग में भी आया जब मैंने पहली बार देखा, यार तारा तो यहां है, इसको 99.9 कह रहा है, और जो इतना सारा है इसको 0.1 कह रहा है। आपको भी डाउट आया तो आप भी रॉन्ग लिख दीजिए, आप एकदम रॉन्ग लिख दीजिए चैट में, रॉन्ग। भाई ये तो गड़बड़ लग रहा है आपको, मुझे भी आया था जब मैं बना रहा हूं, तो आपको भी आना चाहिए। रॉन्ग लगता है कि नहीं? मैं समझाऊंगा। मुझे जो पहला विचार आया, मुझे बिल्कुल वो लगा, सब परसेंटेज मास सिर्फ प्लेनेट में, सब बहुत सारे एक ही तारा है भाई, सौर मंडल है, बताओ कह रहा बहुत सारे तारे। एक ही है, हमारा प्रिय सूर्य है। सूर्य को कह रहे हैं, सूर्य को कह रहे हैं 99.9 इसमें गया, 0.1 इधर है। अरे भाई ये तो रॉन्ग लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, आपको भी लगा है ना? तो सर सन तो छोटा है, होना चाहिए। मैं इसको
चैट को फिर से डिसेबल कर रहा हूं सर, इसलिए बुध सबसे गर्म, नहीं नहीं अभी इन पर नहीं आते, जो सिंपल सवाल है वो ये। तो बच्चों ये जो किताबों में डायग्राम दिया हुआ है ये गलत होता है, ये डायग्राम आपको सिखाने के लिए है, ये डायग्राम ही गलत है। आपको मैं वास्तविक डायग्राम बताऊं तो ये होता है तारा, ये होता है तारा, और ये होते हैं इसके आसपास के ग्रह। ये बेचारे इतने में ही खत्म हो जाएंगे, ये इतने में सब खत्म हो जाता है बच्चों, ये तारा होता है। तो एक्चुअली में ये तारा होता है और ये क्या होते हैं, ग्रह। इसमें क्या होता है 99.9%, इसमें होता है 0.1%। और यहां पर चित्र में कैसा लगता है, तारा छोटा दिखाई देता है, बड़े दिखाई देते हैं, आपको समझाने के लिए। तो पहली चीज तो ये, अगर आपके मन में आया हो तो ये बता देना चाहता हूं, ठीक है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हमने यहां पर लिखा है, जो हमने यहां पर सब कुछ लिखा, खैर ये तो किसी छात्र ने क्लास में फिजन और फ्यूजन पूछ लिया था, इसलिए मैंने बताया। मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको, सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग इसको लिखेंगे। कहां पर लिखेंगे, जहां आपने निहारिका सिद्धांत लिखा। एक सीमा से अधिक तापमान होने पर निहारिका के केंद्र में क्या हो जाता है, संलयन प्रारंभ होता है, तारे का जन्म होता है। तारे में निहारिका का अधिकांश द्रव्यमान 99% प्लस समावेशित होता है। लिखते जाइए ताकि आपके नोट्स भी बने, आपको क्लियर हो जाए। तारे में सारा माल अंदर चला गया, किंतु कुछ द्रव्यमान तारे में समाविष्ट नहीं होता और तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, तारे के चारों ओर परिक्रमा करने लगता है। कितना, 0.1% या 1%, लगभग 1% से भी कम जो है ये। ठीक है, यह है परिक्रमा। इसको अंग्रेजी में बच्चों परिक्रमा को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। तो पृथ्वी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करती है। यह परिक्रमा सूर्य से या तारे से, सूर्य नहीं लिख रहा हूं, तारे से निश्चित दूरी की कक्षा, अंग्रेजी में उसे कहते हैं ऑर्बिट, में होती है। पहले लिख दीजिए, फिर आगे भी बताता हूं। तो केंद्र में कितना चला गया, 99.9 केंद्र में जा चुका है। और थोड़ा सा द्रव्यमान क्या है, परिक्रमा कर रहा है, और परिक्रमा निश्चित दूरी पर कर रहा है, एक कक्षा में होती है। ठीक है,
आगे लिखेंगे कालांतर में, कालांतर में यह द्रव्यमान संकुचित होकर ग्रहों का निर्माण करते। पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, पहले लिख लीजिए। इन्हीं से ग्रह बनेंगे, तो आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि ग्रह बनते किससे हैं। तो तारे हैं, तारों का 99% द्रव्यमान निहारिका का उनमें है, थोड़ा सा कुछ बाहर रह गया है, और जो बाहर रह गया है वो क्या बनेगा, उसी से बनेगा ग्रह। कैसे बनेगा उसको भी अभी बताने वाला हूं। लिख लिया? कालांतर में यही द्रव्यमान जो है संकुचित होगा और उससे बनेंगे ग्रह। लिखना क्या है वो मैं बता दूंगा, पहले इसको देख लेते हैं। स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? तारा। इसमें कितना द्रव्यमान है? 99.9। क्या चित्र से पता चलता है? नहीं पता चलता, ये तो ऐसे ही दिखा दिया। ये तारा तो बहुत बड़ा होना चाहिए। उसके बाद कुछ गोलाकार पिंड, कुछ गोलाकार पिंड, ये सब क्या कर रहे हैं? ये इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। कौन सी दिशा में? पश्चिम से पूर्व की दिशा में, इस तरफ से परिक्रमा कर रहे हैं। ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही, गोल रेखा, ये कहलाता है एक्सिस, क्या कहते हैं, ऑर्बिट। इसको कहते हैं कक्षा। ठीक है, तो अपनी कक्षा में ये द्रव्यमान घूम रहा है, ये ग्रह हैं। ये कैसे बने हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या है, कौन बताएगा इसको? अगर मैं आपसे पूछूं ABCD, कहां गई कलम? A, B, C और D। ये A है, ये B है। A और B में क्या अंतर है, कौन मुझे बताएगा? मैं चैट ऑन कर रहा हूं। A को आप क्या कहेंगे, B को आप क्या कहेंगे, अभी तक जो क्लास में पढ़ा है? A और B। सर A नेबुला है, बहुत सही कोमल साहू। B क्या है? A तो नेबुला है, बिल्कुल सही निधि। नेबुला, नेबुला, निहारिका, सुप्रीता बिल्कुल सही कह रही हैं। ए नेबुला है और कामिनी ने कहा बी तारा है। वेरी गुड। ये देखिए एकदम एकदम सबको समझ में आया। नेबुला है, ये आ रहा है, तो ये क्या है? निहारिका। और ये क्या है? बीच में क्या पैदा हो गया? तारा पैदा हो गया। और ये जो है 0.1% उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब ये जो द्रव्यमान है धीरे धीरे ये क्या बनेगा बच्चों? ये छल्लों में बदल जाएगा। इसके बन जाएंगे छल्ले। ये क्या बन जाएंगे? छल्ले। ये द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ये संघनित हो जाएगा और छल्ले बन जाएंगे। छल्ले आपको ये दिखाई दे रहे हैं, और जो द्रव्यमान है उन छल्लों में ऐसे ग्रहों की तरह ये ग्रह बन जाएंगे। तो पहले आपको पीला पीला दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? ये सारा तो डस्ट है, ये सारा डस्ट है। यहां पर भी डस्ट है, लेकिन डस्ट से क्या बन गए? ये ग्रह बन गए। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। सी में छल्ले, और यहां पे क्या बने? रिंग बने। रिंग मतलब छल्ले। यहां पर क्या था? डिस्क था। ये एक तश्तरी थी, ये पूरा का पूरा तश्तरी थी। तश्तरी में छल्ले बने, छल्लों से क्या बन गए? ग्रह बन गए। अब मुझे बताइए, ए और बी तो मैं बच्चों को बता चुका हूं। क्या आप सी और डी या ग्रह बनने की यात्रा सीखना चाहते हैं? ग्रह कैसे बना? तो चैट में लिखिए ग्रह। सी रिंग बन गया, कैसे बना? क्या जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो वो भी बताऊंगा। ग्रह लिख दें कि हाँ सर ये तो समझ में आ गया। निहारिका थी, निहारिका में बीच में संलयन हुआ, तारा बन गया। तारे से ये बाहर का भी समझ में आ गया, लेकिन ये छल्ले कैसे बने?
ग्रह देखना चाहते हैं तो छल्ले बनते उनमें ग्रह बन जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सबने लिखा सर हमें भी सीखना है ग्रह कैसे बनते हैं। धन्यवाद। तो थोड़ी देर नोटबुक की अब चिंता नहीं करेंगे, समझने पे जाते हैं। समझे? चलिए। हाँ जी, ये क्या है मेरे पीछे जो हो रहा है, ये क्या है? ये तारे का जन्म है। तो तारे का जन्म है मतलब केंद्र में दिखाई दे रहा है, ये तारा पैदा हुआ है। सर ये कैसे पैदा हुआ? नेबुला था, नेबुला श्रिंक कर रहा था, सिकुड़ रहा था, सिकुड़ रहा था, अंदर तापमान बढ़ा, तारा पैदा हो गया। तारे ने क्या किया, सारे मैटर को बाहर धकेल दिया। 0.1 बाहर है, 99.9% केंद्र में है। यहां तक आए हैं, बीच में तारा हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? तारा बन गया। पहले नेबुला 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 नेबुला, अचानक तापमान बढ़ा और संलयन शुरू, फट तारा बन गया। उस फटने को मैं कहता हूं विस्फोट, लेकिन होता संलयन है। तारा बना दिया। तारे के चारों तरफ ये माल पड़ा हुआ है। अब इस माल का क्या करें? अब ये माल हमारे ग्रह बनाएगा। कैसे बनाएगा? ये माल धीरे धीरे छल्लों में परिवर्तित हो जाएगा। आप देखेंगे केंद्र में तारा बना, डिस्क अभी ये धुंधली हो जाएगी और इसमें छल्ले बन जाएंगे। ये छल्ले बन जाएंगे। ये छल्ले कैसे बन रहे हैं सर, यही नहीं समझ में आ रहा, छल्ले कैसे बन रहे हैं। यहां तक दोनों चीज जो मैंने आपसे कही उनको एक्चुअल चित्र में दिखा रहा हूं, कैसे बन रहे हैं उसको अब मैं लिखने की अभी जरूरत नहीं है। ये हमारी एनसीईआरटी, हमारी एनसीईआरटी क्लास 11 का सिद्धांत है, अभी लिखना नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूं। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। एनसीईआरटी भाषा पढ़ रहा हूं बच्चों, सभी लोग सिर्फ सुन लीजिए, चिंता मत करिए। ऐसी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो चक्कर आता है। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। अब तो आपको समझ में आ गया। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल के कोर का निर्माण होता है और इसके चारों तरफ धूलकण घूमते रहते हैं जैसे घूमती हुई तश्तरी। एनसीईआरटी में जो है काफी छोटा है, कुछ छात्र कहेंगे सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं पढ़ दे रहा हूं। ये एनसीईआरटी से उठाकर आपके लिए डाला है। तो ये सारी बात जो एनसीईआरटी में यहां लिख दी। उसके बाद अगली अवस्था, अब तश्तरी बन गई, तारा बन गया। अगली अवस्था में गैसीय बादलों का संघनन आरंभ होगा और कोर को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित होगा। ये छोटे गोले संसंजन प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में बदलते हैं और संघटन द्वारा ये बड़े पिंड बनने शुरू होते हैं। यार ये बड़े गड़बड़ शब्द इन्होंने डाल दिए, मैं भी लिख दूं कुछ? इस प्रक्रिया में हूं। पहला, सभी लोग लिखेंगे, नेब्यूला। नेब्यूला के केंद्र में, केंद्र या इसको क्रोड़ भी कहते हैं, क्रोड़ अंग्रेजी में कोर में कहते हैं। कोर में क्या होता है? तारा बनता है। उसके चारों ओर उसके, लिखते जाइए, उसके चारों ओर क्या बनता है? गैसीय कणों की तश्तरी। डिस्क ऑफ गैस पार्टिकल्स। अब इस तश्तरी में क्या होता है? पहले लिख लीजिए, सब बताऊंगा। नेबुला के केंद्र में क्या बना? केंद्र में बना तारा। तारे के चारों ओर गैसीय तश्तरी। गैसीय तश्तरी, फिर ग्रहाणु बनेंगे। ग्रहाणु क्या होते हैं? ग्रहाणुओं से बनेंगे ग्रह। ग्रहाणु बनने की प्रक्रिया, गैसीय
कणों का एक दूसरे से जुड़कर बड़ा कण बनना। प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में एक्रीशन। तस्तरी में छोटे छोटे कण हैं, तस्तरी में छोटे छोटे कण हैं। ये गैसीय कण एक दूसरे से चिपक जाएंगे, उस चिपकने की प्रक्रिया को कहते हैं संसर्जन, और ये बड़े हो जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे। तो कैसे होते हैं संसर्जन दिखाता हूं आपको। छोटे छोटे कण आपस में आकर चिपक जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्या बनते हैं? ग्रहाणु बनते हैं। छोटे छोटे कण आपस में चिपक कर क्या बनते हैं? ग्रहाणु बनते हैं। किससे बनते हैं सर? चिपकते क्यों? यहां लिखा है ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब गुरुत्व बल के कारण ये छोटे छोटे पास में आते हैं, ये बड़े हो जाते हैं। बड़े होकर पहले तो ये कुछ सेंटीमीटर के हैं, कुछ सेंटीमीटर, बड़े होके कुछ किलोमीटर के हो गए, कुछ किलोमीटर वाले और जुड़कर कितने हो गए? 10 से 100 किलोमीटर रेडियस वाले ये टुकड़े हो गए। ठीक है, उसके बाद यहां पर होता है संघटन यानी कोलिजन। कोलिजन से ये बनेंगे ग्रह। पहले लिख लीजिए, फिर इन सबको एक एक करके बताने भी वाला हूं। इस समय चैट भी ऑन कर दूंगा क्योंकि समझने का विषय है। तारा बन चुका है, ग्रह बनाने की बात हो रही है। तारा बन चुका है, ग्रह बनाने की बात हो रही है। तारा तो केंद्र में चला गया, बन चुका है। तश्तरी है, तश्तरी के कण क्या हो रहे हैं? पहले कुछ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक का रेडियस हो सकता है, तक का रेडियस हो सकता है। ठीक है, पहले संसर्जन बता रहा हूं, संसर्जन क्या होता है। तो मुझे बताइए सभी लोग, गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, आप में से कितने लोगों ने कमरे में अगर धूप आ रही हो तो धूप में धूल के कणों को तैरते हुए देखा है? तो उत्तर में लिखिएगा धूल कण। कितने लोगों ने घर में सूर्य की किरण आते हुए उसमें धूल के कणों को तैरते हुए देखा है? धूल कण लिख दीजिए। सर आज मेरा पहला क्लास है, पीछे से देखिए, जो भी बच्चे बीच में आ गए वो पीछे से क्लासेस देखिए बच्चे। धूल कण देखे, धूल कण। केजीएस यूजर जो कह रहा हूं उसका काम, उस पे जवाब दीजिए, फालतू वाला खेल मत करिए। जब आपका शिक्षक धूलकण पढ़ा रहा है आप ये क्यों पूछ रहे हैं ग्रहाणु? धूलकण देख लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सभी ने देखे होंगे। अब ये धूल कहां से आती है? ये धूल कहां से आती है? वायुमंडल में बहुत सारी धूल है। ठीक है ठीक है, धूलकण आ गए। एक बात बताइए, दूसरी बात, कितने लोगों ने जब दिन में पंखा चलता है अपने बेड के नीचे, अपने बिस्तर के नीचे धूल के झुंड भी देखे हैं, गोले भी बने देखे हैं? सर टिंडल प्रभाव, मुझे टिंडल विंडल नहीं करना, शाहिद अफरीदी तुम ही थे जो है, तुमने ही पूछा था विखंडन क्या होता है और संलयन क्या होता है। अब विज्ञान न दो, सबको पता चल गया शाहिद अफरीदी को ना तो फिजन ना फ्यूजन, अब टिंडल बता रहे हो मुझे। टिंडल वाले अपने टिंडे अपने पास रखो, अब हो गया, टिंडल का क्लास ने मुझे बता दिया। अब जो मैं कह रहा हूं उसकी बात करो, टिंडल से एक कदम आगे जा रहा हूं, अपने टिंडे तौरी अपने पास रखें। कितने लोगों ने अपने बेड के नीचे सर के बाल और धूल का गुच्छा देखा है? शाहिद अफरीदी तुम क्लास में मजा ले रहे हो, मुस्कुरा लो, वो कर लिया तुमने फिजन फ्यूजन, मुझे नाम भी याद रहता है, तुम करोगे तो चंपक सवाल घुस के निकल के मारूंगा, क्योंकि हजारों बच्चों का समय बर्बाद करो शाहिद अफरीदी।
क्लास तुम कर चुके, टिंडल मतलब दूसरे शिक्षक से क्लास कर चुके, यहाँ मजे ले रहे थे तुमने क्लास को छठी में धकेला था। धूल कण नहीं देखे। अब मैं कह रहा हूं बिस्तर के नीचे छोटा सा गुच्छा होगा, किसका? धूल का, बाल का, कोई कागज होगा, वो सारी चीजें है या नहीं है? देखे? एक बोला हम नहीं देखे, कोई बात नहीं, अगली बार देख लेना, धूप में बिल्कुल हो जाएगा। जिस भी कमरे में धूल होती है, धूल के छोटे छोटे गुच्छे बनते हैं, देखा है कि नहीं? ये कैसे बनते हैं? वही जो धूल आपने किरणों में देखी, वो जब नीचे बैठती है और जब पंखे की हवा लगती है, वो आपस में टकराते हैं, एक दूसरे से चिपक कर वो गुच्छा बना लेते हैं। बालों का गुच्छा, धूल का गुच्छा, उस तरह का गुच्छा बन जाता है। बन गया? सर 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वाला बता दीजिए। सत्योपाध्याय तुम क्या कर रहे हो? तुम ना नोट्स लिख रहे हो। तुम नोट्स लिख रहे हो। सर इस पे क्या लिखना है? बेटा नोट्स छोड़ दे सत्योपाध्याय, तुम्हारा नाम सत्य है, आज सत्य मिल रहा है। अभी मैंने कहा बहुत ही हवा में इतने सूक्ष्म कण कि जो हवा में तैर सकते हैं, वो हमारे बिस्तर के नीचे जाकर इतने बड़े गुच्छे बन जाते हैं कि नहीं? धूल का गुच्छा बन जाता है कि नहीं? वो इतना हल्का था सर, पंखे पर भी जमता। पंखे पे चला जमा तो धूल का कण है रंजीत कुमार, जो आपके बिस्तर के नीचे ऐसे गोले निकलते हैं। झाड़ू में देखेंगे आप, घर में जब झाड़ू लगाते होंगे, या कभी आपने झाड़ू लगाते हुए मम्मा को देखा है, किसी को और को देखा, तो झाड़ू में वो धूल के कण एकदम गुच्छा बन के आता है। सकल आंधी आने के कारण भी धूल के कण जो है जुड़ गए। ये धूल के कण जब जुड़ जाते हैं तो ये बड़ा गुच्छा बन जाते हैं। तो धूल का कण कितना होगा? जल्दी से बताइए। धूल का कण कितना होगा? सर वो तो मिलीमीटर होगा, बहुत ही सूक्ष्म होगा। लेकिन ये जो गोले बन गए, ये कितना होगा? कुछ सेंटीमीटर होगा। तो धूल का कण अगर आप अपने घर में देख सकते हो कि ये जो है इस तरह से एक गुच्छा बन सकता है, तो आप सोचिए अरबों साल तक यही होता रहा। एक है एडी शर्मा, वो कह रहे हैं मैं ग्रुप बना रहा हूं, उन्होंने अपना नंबर भी लिखा है। एडी शर्मा, एक तो आपको ब्लॉक किया है। और बच्चों ये ना ग्रुप पे मत फंस जाना। ये ना कई सारे बॉयज़ और गर्ल्स के ग्रुप बनाकर ये फ्रॉड सिस्टम करते हैं, आपकी आइडेंटिटी यूज़ करके आपका इधर उधर डेटा जो है देते हैं। ये पैसा लगा के बेच रहे होते हैं जो ये बना रहे हैं। ये बाबा जी की गुफा है, इस गुफा में कोई ना जाए तो बहुत अच्छा। और कोई चंपक अगर ये करता पाया गया कि अपने पापा जी का नाम बता रहा है जो गुफा चला रहे, गुफा वाले बाबा मत बनना, वापस आ जाओ। वो जो चंपक वो नंबर नहीं लिख रहा, वो 2 4 इतने बड़े अंग्रेज आए हो, मुझे पता है फ्रॉड हो, थोड़ा सा पैसा लेकर यहाँ बच्चों के साथ धूर्त और मक्कारी करने आए हो, मत करो। कोई ऐसा मिले तो धूर्त और मक्कार को जो गाली देनी हो दे देना, हमारी तरफ से पूरी आज़ादी, ठीक है। हाँ जी, आंचल कुमारी बेटा आप 4:30 वाली क्लास के लिए चली जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आंचल कुमारी जी आप 4:30 वाली क्लास के लिए जाएं, क्योंकि ये विषय तो बीच में है ना, इस विषय को ऐसे ही छोड़ दें। आंचल कुमारी आपके आज के नोट्स हो गए तो करते रहेंगे। हाँ जी, तो आपने क्या देखा? कुछ मिलीमीटर के कणों से, कुछ मिलीमीटर के धूल के कण अब इकट्ठे होकर क्या हो गए? अब बड़े हो गए। ये कुछ मिलीमीटर था, मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनेंगे, सेंटीमीटर से किलोमीटर बन जाएंगे। बन सकते हैं क्या? है कितने बड़े हो सकते हैं उसको देख रहे हैं। आइए, छोटे से बना, बड़ा होता होता उसको जब ये कई किलोमीटर वर्ग के रेडियस का हो जाता है, तब हम क्या करते हैं? फिर हम क्या करते हैं? उसको प्लैनेटेसिमल कहते हैं, ग्रहाणु कहते हैं, ठीक है। जब ब्रह्मांड में एयर नहीं है, फिर धूल के कण कैसे आ गए? देखिए विश्व प्रताप है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना बच्चों, ऐसे वाले भी आएंगे बच्चे जो कुछ भी नहीं जानते और हवाबाजी करेंगे। स्टार्टिंग में कहा था ना, ये धूल को ये मत मान के चलना जो आपके घर की धूल है, बोला था ना हाइड्रोजन होता है। उदाहरण के लिए धूल दे रहे हैं, कह रहा ब्रह्मांड में तो हवा नहीं है, धुआं कहाँ से आया, धूल कैसे आया? ठीक है। गौरव मिश्रा, सर यूनिवर्स का कोई एंड है? अभी बन रहा है, अभी फिर शुरू हो गए, है ना? ट्रू। अब मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए फिर से डिसेबल कर रहा हूं, क्योंकि फिर से चंपक एकदम से आ गए।
धूल के कण आपस में चिपक रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। इस चिपकने की प्रक्रिया को संसंजन कहते हैं। संसंजन से ये क्या बन गए? प्लैनेटेसिमल बन गए। अभी आप लोगों के सामने ग्रह बनता दिखेगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये ग्रह इतना बड़ा गोला बना है, कैसे बना देख रहे हो? कैसे पकड़ता है सबको? सारे टुकड़े क्या होते जा रहे हैं? उसमें चिपकते जा रहे हैं। इस चिपकने को संसंजन कहते हैं। छोटे से टुकड़े से शुरू हुए और ये सारे टुकड़े जो उस पेटी में हैं, उस कक्षा में हैं, वो सारे मिलकर क्या होते जा रहे हैं? बड़ा होता जा रहा है। ये बन गया शिशु ग्रह। शिशु ग्रह को प्लैनेटेसिमल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लैनेटेसिमल बन जाएंगे। कितने लोगों को समझ में आया? इसलिए वीडियो लगाया ताकि आप इस प्रक्रिया को, यहां से समझ में नहीं आता बट ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? गोलाकार होते चले जाएंगे और गोलाकार से क्या बनेंगे? प्लैनेटेसिमल बन जाएंगे। और इनका जो रेडियस है 100 से 1000 किलोमीटर तक जा सकता है। आपने तो अपने बेड के नीचे छोटा सा टुकड़ा देखा, सोचिए वास्तविकता में ब्रह्मांड में ये हो रहा है। कितने लोगों को ग्रह बनना समझ में आया? ग्रहाणु बनना समझ में आ गया। ये क्या हो गए? ग्रह हो गए। ये हमारे चंद्रमा जितना होगा, चंद्रमा जितना होगा। सारे के सारे ये उसी कक्षा में है, पिंड जो चल रहे हैं और जाकर एक में चिपकते जा रहे हैं, एक बड़ा होता जा रहा है। मुझे बताइए, ए बी और सी और डी, सी तक आ गए, ये छोटे छोटे गोले दिखने शुरू हो गए सभी लोगों को। ये क्या बन गए? ऐसे बनते चले जाते हैं। फिर ये क्या करेंगे? आपस में टकराएंगे। जब भी आपस में टकराएंगे तो फिर टूट जाएंगे, फिर टूट जाएंगे तो बड़े बड़े टुकड़े हो गए, फिर वो बड़े पिंड आकर एक दूसरे से फिर टकराएंगे। ये प्रक्रिया अगर निरंतर चलती रही, सभी लोग, अगर ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही तो क्या अपनी अपनी कक्षा में एक एक गोला तैयार हो जाएगा कि नहीं? तो ग्रह बनने के लिए पहले क्या बनेंगे? ग्रहाणु बनेंगे। ग्रहाणु क्या होता है? 100 से 1000 किलोमीटर डाया वाला छोटा या शिशु ग्रह। और छोटे शिशु ग्रह क्या होंगे? आपस में टकराएंगे, टूट जाएंगे, बट फिर आपस में टकराएंगे, जुड़ेंगे तोड़ेंगे, जुड़ेंगे तोड़ेंगे और अंत में बनेगा ग्रह। कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया ग्रह का बनना तो वाह कर दीजिए। प्रक्रिया का नाम क्या है? संसर्जन और विघटन। अगर समझ में आ गया तो वाह, नहीं आया तो आह कर दीजिए। इधर उधर की बातें करेंगे तो मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा। सर ग्रह तो चुंबक की तरह चिपक रहा है। बेटा चुंबक नहीं है, इसको हम आप इसीलिए इस प्रक्रिया को एक्रीशन कहते हैं, अंग्रेजी में एक्रीशन कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है, फिजिक्स की प्रक्रिया है। डन। यहां लिख दूं, ये आपने लिखा है ग्रहों का निर्माण ग्रहीय संसर्जन प्लैनेटरी एक्रीशन द्वारा होता है। कल हमने तारा बनाया था, आज हमने ग्रह बनाया है। कैसे हुआ? ये हुआ। प्रियदर्शनी शाही एक बार और बताइए, एक बार और क्लास देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या सारे ग्रह ऐसे बने? हाँ सारे ग्रह ऐसे बने। सर क्या ये ग्रह आपस में टकरा सकते हैं अभी भी? क्या ये ग्रह अभी भी टकरा सकते हैं? तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं बच्चों। कितने ग्रह हैं? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह आज हैं। जब ये बना था, जब छल्ले थे, 20 छल्ले थे। कितने छल्ले थे? 20 छल्ले। 20 छल्लों से ग्रहीय संसर्जन यानी प्लैनेटरी एक्रीशन से कितने ग्रह बने? कितने ग्रह बने? 20 ग्रह। सर 20 तो है नहीं, वो कहां गए? 20 बने, फिर संगठन हुआ, टकरा गए आपस में।
टकरा गए, टूट गए, कुछ टूटे कुछ बिखरे, और 5 अरब वर्षों में अब संतुलन आ जाने के बाद अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, इनकी कक्षाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, तो ये कभी आपस में नहीं टकराएंगे। जो वो 20 थे उनकी कक्षाएं एक दूसरे की कक्षा को काटते थे, तो कभी कभी ऐसा हुआ दोनों आमने सामने आए और टकरा गए, टूट गए। ये जो आपका यहां पर क्षुद्र ग्रह की पेटी है, ऐसा माना जाता है कि यहां पर एक ग्रह होते थे, ये ग्रह के टुकड़े हैं, ये ग्रह के टुकड़े हैं, किसी पुराने ग्रह के टुकड़े जो यहां पर हुआ करता था उसके टुकड़े हैं। सर ये अब क्यों नहीं टकरा सकते? अब धीरे धीरे संतुलन आ गया, सबने अपनी अपनी वो स्थिति एक्वायर कर ली जहां टक्कर नहीं होगी, उस कक्षा में है, अब इनकी टक्कर नहीं होगी, पूरा का पूरा तंत्र जो है अब संतुलन में है। एक और जानकारी दे देना चाहता हूं, आपने ग्रह के अलावा एक और चीज सुनी होगी, उपग्रह। उपग्रह का मतलब सैटेलाइट। क्या आप जानते हैं भारत कह रहा हूं, पृथ्वी का उपग्रह क्या कहलाता है? चांद। हमारा चांद कैसे बना? क्या आप जानते हैं पृथ्वी का चांद कैसे बना? पृथ्वी ग्रह से थिया नाम का एक ग्रह आकर टकराया। क्या बात कर रहे हैं सर? हमारे पृथ्वी ग्रह से थिया नाम का एक ग्रह आकर टकराया और पृथ्वी का वो हिस्सा पिघलकर उसमें से थोड़ा सा पदार्थ बाहर को निकल आया। लेकिन वो पदार्थ इतना छोटा था कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर नहीं जा सकता था। उसने पृथ्वी की ही परिक्रमा शुरू की और बाद में वो गोलाकार पिंड बन के क्या बन गया? चंद्रमा बना। तो हमारे पास साक्ष्य भी हैं कि ग्रह आपस में टकराते हैं। आशा है आपको आज जो प्रक्रिया मैं बताना चाहता था वो समझ में आ गई होगी कि हर एक ग्रह अब एक सुनिश्चित ऑर्बिट में, कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में कर रहा है, अलग अलग अवधि की होती है। पहले बहुत सारे टकराते थे लेकिन अब खत्म हो गए। ठीक है, अभी मैंने कहा एक ग्रह हुआ करता था, वो आपस में टकरा गया, उसका नाम थिया था। एक कह रहा है सर थिया क्या होता है? सर क्या क्षुद्र इकट्ठा होकर नया ग्रह बन सकता है? अब नहीं बन सकता, वो सब छोटे छोटे में ही संसर्जन होता है, छोटे छोटों में संसर्जन होता है। वो बड़े हो गए, ठोस हो गए, अब इनका संसर्जन नहीं होगा, ये ऐसे ही घूमेंगे। ठीक है सर, क्या ग्रह सूर्य के बाहरी द्रव्यमान से ही बने? सूर्य के नेबुला का जो द्रव्यमान बच्चों जो अंदर नहीं गया उससे बने। ठीक है सर, क्या ग्रहों का मूल तत्व हाइड्रोजन है? उसी पर बात करनी है सुष्मिता जी। ग्रह कैसे बने हैं उनकी हम बात करेंगे। सर सारे ग्रह इसी तरह बने हैं, ये बड़े छोटे क्यों हैं उस पर भी अगली क्लास में बात करेंगे। फिर से कह रहा हूं, जो भी मिस हुआ वो कर लेंगे। अब एक छात्र है निशांत यादव, सर सुपर क्रंच क्या होता है, सुपर क्लस्टर क्या होता है? बेटा ये तुम अपने YouTube वाले शिक्षक से या PDF वाले शिक्षक से पढ़ चुके हो, अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें क्रंच बताऊं, वो जो उन्होंने बताया वही मैं बताऊं। कितने लोगों से सुनोगे, है कि नहीं? अगली बार इन ग्रहों को पढ़ेंगे। आपका काम क्या करके आएंगे? NCERT से ग्रह पढ़ के आए, ये सब समझाना मेरा काम। ठीक है, अनीता झा कह रही है ब्लैक होल क्या होता है? बिटिया गूगल करो, कुछ तो गूगल करेंगे ना। ब्लैक होल भूगोल नहीं है, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल विज्ञान है, बट क्योंकि तारे की एक दशा आती है इसलिए मैंने उसको बता दिया। ठीक है, अरबाज आलम, सबसे दूर कौन सा ग्रह है? अब ये देखिए मजा लेना शुरू कर दिया। 8 है, सबसे आखिर में नेपट्यून है तो वही होगा, लेकिन फिर भी वो है। कोई कह रहा है सर खान सर ने भी पढ़ाया था, बताओ खान सर भी पढ़ा चुके हैं, वहां से भी पढ़ चुके हो, उनका भी मान नहीं रख रहे हो, किसी भी टीचर का मान नहीं रखोगे और ऐसी ऐसी बात कर रहे हो। सबसे पास कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है? तो कल KGS की एक गुवाहाटी में एक सेमिनार है जिसमें मुझे जाना होगा, तो कल आपकी क्लास नहीं है, परसों है। आप सबसे अनुरोध है कि ग्रहों के बारे में पढ़िए। NCERT 6ठी में पढ़िए, NCERT 11वीं में पढ़िए। नहीं है तो मजे से रुचि से क्या करेंगे, गूगल कर लीजिए। ठीक है, और जिस भी छात्र को कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही है कि अरे यार ये वाला समझ नहीं आ रहा है, दोबारा देख लीजिए,
बिल्कुल वो वहीं पर समझाया। बट हाँ, जब भी देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, ये जरूर करिए हाथ से बनाते रहिए। होता क्या है, आप सिनेमा की तरफ देखेंगे ना तो आपके दिमाग में आएगा नहीं, और अगर हाथ से बनाए हो ना, आप रोक के अपने छोटे भाई को, बहन को, किसी को भी वो कर सकते हैं। ठीक है। ज्योति कह रही है आप बहुत छुट्टी करते हैं। ज्योति जी कल सुबह जाएंगे गुवाहाटी, पूरा दिन वहीं व्यतीत करेंगे, शाम को लौट भी आएंगे। छुट्टी नहीं, काम से ही जा रहे, काम से ही जा रहे। हमारे गुवाहाटी के छात्रों को, शिक्षक हैं, शिक्षक का काम है, और उनको भी जो पढ़ाना है वो भी करेंगे। ठीक है, परसों आ जाएंगे। आपका रोज का ये हो सकता है कि आप शिक्षक को मान अपमान जो करना है करते रहें, ये आपके मूल्य हो सकते हैं। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के यही कह सकता हूँ कि मैं जब आपको एक होमवर्क देता हूँ उसको करिएगा। और मैं ज्योति जी आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ, जो चीज़ें आज बताई है ना, बहुत सारी किताबों का निष्कर्ष होता है ये। अगर आप करना शुरू करेंगे एनसीईआरटी से तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। शाहिद अफरीदी जी मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है ये वाला ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना खूब ख्याल रखिए, परसों मिलेंगे। जय हिंद।